तो चलो यार, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आज की जो कहानी है वो हिमाचल के नूरपुर जिले के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक लड़की रहती थी, रीमा नाम की। अब गांव का क्या था ना, वहां पे जो स्कूल थे वो काफी दूर दूर थे, जिस वजह से वहां के ज्यादातर लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। पर रीमा के घर वाले अच्छे थे। उनका था कि यार चल ठीक है ना, अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो पढ़ने देते हैं। तो इस वजह से रीमा स्कूल जाया करती थी। पर एक बार जब रीमा 10वीं में थी तब उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ। उसके स्कूल के पास एक मेला लगने वाला था। तो रीमा ने अपने घर वालों को पूछा कि मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो स्कूल के बाद अपनी क्या स्कूल की सहेलियों के साथ मेला घूमने जा सकती हूँ। तो पहले तो उसके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं जाना। पर जब रीमा ने बार बार पूछा तो उसके घर वाले मान गए कि ठीक है चले जाना, बस एक काम करना कि शाम होने से पहले वापस आ जाना। तो रीमा बड़ी खुश हो गई कि चल ठीक है, मेला घूमने को मिलेगा। अगले दिन रीमा स्कूल गई। जैसे स्कूल खत्म हुआ वो अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने चली गई। अब मेला घूमते घूमते कब 5 बज गए उसे पता ही नहीं चला। वैसे तो उसकी स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाती है, पर आज 5 बज गए थे। ये देख के वो बड़ी डर गई कि यार जल्दी से घर चले जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो घर जाऊं और डांट पड़ जाए। तो ऐसे ही वो फटाफट अपनी सहेलियों को बाय बाय बोलती है और घर की ओर निकल जाती है। अब जब वो घर जा रही थी तो रास्ता काफी सुनसान हो चुका था। वैसे तो जब वो स्कूल की छुट्टी होती थी तो उसे कोई ना कोई दिख जाता था, कभी उसकी टीचर या स्कूल के कुछ बच्चे रास्ते में दिख जाते थे। पर आज उसे कोई नहीं दिख रहा था, रास्ता काफी सुनसान था। थोड़ा उसको डर लग रहा था, फिर भी वो चल रही थी। उसी रास्ते के बगल में एक नदी पड़ती थी जो कि बड़ी खूबसूरत थी। अब वो नदी को देख रही है और चल रही है। थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे दिखता है कि एक गली में एक लड़का खड़ा है जो कि कहीं और ही देख रहा है। तो उसे देख के थोड़ा सुकून होता है कि चलो कोई तो दिखा। ऐसे अकेली चल रही थी, कोई दिख भी नहीं रहा था रास्ते में, चलो कोई तो दिखा। अब थोड़ी और आगे जाती है तो उसे दिखता है कि एक और गली में फिर वही लड़का खड़ा है और फिर कहीं और देख रहा है। उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा कि यार ये ऐसे कैसे एक गली से दूसरी गली में आ गया और वो भी इतनी जल्दी। फिर उसको लगा कि यार हो सकता है कोई शॉर्टकट हो, वहां से आ गया होगा। तो वो इतना ध्यान देती नहीं है। अब वो चल रही है। जब वो गांव से थोड़ी पहले होती है तो उसे दिखता है कि जो लड़का अब एक गली से दूसरी गली में आ गया था, उससे थोड़ी सी दूरी पे उसके सामने खड़ा है। पर इस बार वो रीमा को ही देख रहा होता है। उसे देख के वो एकदम डर गई और थोड़ा सा रुक गई कि ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। अब मैं भी तो इसी रास्ते से आ रही हूँ ना, वो रास्ते में मेरे को तो नहीं दिखा जाता हुआ ये, तो ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया। फिर भी थोड़ी हिम्मत करके वो उसके पास से निकल जाती है। अब जब थोड़ी आगे चली जाती है तो उसे पीछे से कुछ आवाज नहीं आ रही होती। तो उसे लगता है कि ठीक है शायद नहीं आ रहा पीछे कोई, तो वो चिल्ला हो जाती है, अपना आराम से चलना शुरू कर देती है। जैसे ही वो अपने गांव के अंदर एंटर करती है उसे एहसास होता है कि उसके बगल में कोई चल रहा है। जैसे ही वो देखती है उसे दिखता है कि वही लड़का जो एक गली से दूसरी गली में आ गया था अब उसके साथ साथ चल रहा है। उसे देखकर रीमा बहुत डर गई और वो फटाफट से भागना शुरू कर देती है। जैसे वो भाग रही होती है तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। अब रीमा गांव के अंदर तो आ गई, पर थोड़ी सी अंदर जाते रीमा बेहोश हो जाती है। अब गांव में क्या होता है ना कि सब लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन किसके घर में रहता है। तो उनको रीमा का घर भी पता था, तो वो फटाफट से रीमा को उसके घर पे ले जाते हैं। अब जब रीमा को होश आती है तो वो देखती है कि उसका पूरा परिवार उसके रूम में खड़ा है। वो सब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, चाचा चाची ताया ताई सब वहीं पे रहते थे। तो सब लोग वहीं पे हैं। तो डॉक्टर साहब भी आ रखे थे जो चेक कर रहे थे कि किस वजह से बेहोश हो गई, क्या हुआ क्या नहीं। अब रीमा एकदम से ना चिल्लाकर बोलती है, पापा पापा वो लड़का आपके पीछे वो लड़का। जब सब लोग पीछे देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। तो उसके पापा बोलते कौन सा लड़का, किस बारे में बात कर रही है और तुम बेहोश कैसे हो गई थी। तो बताती कि पापा जब मैं रास्ते में आ रही थी तो एक लड़का मेरे को दिखा जो एक गली में था, फिर दूसरी गली में आ गया और फिर मेरे पीछे पीछे भागने लग गया। तो उससे भागते भागते जब मैं गांव के अंदर आई तो पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गई। तो उसके पापा को लगता है कि हो सकता है कोई दूसरे गांव का लड़का हो जो ऐसे परेशान कर रहा हो। तो उसके पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, हम कल तुम्हारे साथ स्कूल चलेंगे और बाकी हम पता करते हैं कि कौन था वो लड़का क्या है, बाकी हम बात कर लेंगे जो भी है। तो तुम टेंशन ना लो, तुम आराम करो अभी। तभी डॉक्टर साहब भी रीमा को कुछ दवाई दे देते हैं, जिस वजह से रीमा को थोड़ी सी नींद आने लग जाती है। तो सब लोग उसे बोलते हैं कि चल ठीक है तुम एक काम करो, तुम आराम कर लो, हम बाहर ही हैं, अगर कुछ चाहिए होगा तो हम आवाज लगा देना, हम आ जाएंगे। दवाई लेने के थोड़ी ही देर बाद रीमा को नींद आ जाती है। अब नींद आती है तो उसे सपना आता है कि वो दोबारा उन्हीं गलियों में भाग रही है और वो जितना भाग रही है हर बार वो लड़का उसके सामने आ जा रहा है। और वो इतना डर जाती है सब देख देख के कि वो एकदम से उठ जाती है और चिल्लाने लग जाती है। जब वो चिल्ला रही होती है तो सारा परिवार उसके रूम में आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो फिर बताती है कि पापा मेरा वही लड़का जो था मेरे सपने में आया और ऐसे ऐसे मैं भाग रही थी और जितना मैं भाग रही थी वो हर बार मेरे सामने आ जाता था। उसके पापा को लगा हो सकता है इसके साथ जो हुआ रास्ते में तो उस वजह से डर गई है बच्ची। तो वो से बोलते तुम देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम टेंशन बिल्कुल ना लो, तुम आराम से सो जाओ, एक काम करो तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ सो जाती है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। अब उसको भी लगता है कि ठीक है दादी सो रही है, तो वो डरना बंद कर देती है, उसे डर नहीं लग रहा होता और वो आराम से सो जाती है। शायद दवाइयों का असर था या थक गई थी, पर वो सो गई थी। अब रात होती है तो उसे एक सपना आता है और सपने में फिर वही लड़का दिखता है और वो लड़का उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देख सकती हो, मैं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा था, पर जब तुम बार बार मेरी तरफ देख रही थी तब मुझे समझ आया कि तुम भी मेरे को देख सकती हो और अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें भी मरना पड़ेगा और तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी मैं तुम्हारे घर में किसी न किसी को मारता रहूंगा, जो भी तुम्हारे पास रहेगा उसे मैं मार दिया करूंगा। ये सब सुन के रीमा अचानक से उठ जाती है और देखती है कि अभी तो रात है, सब सो रहे हैं, घर में बहुत शांति होती है।
दादी उसके पास नहीं होती। उसे लगता है हो सकता है जब मैं सो गई थी तो दादी अपने रूम में जाके सो गई होगी। तो अब उसे लगता है यार क्या है, सपना ही तो था शायद, बार बार सपना आता जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो खुद को समझाती है थोड़ा सा और फिर सो जाती है। अब सुबह हो चुकी थी और किसी की रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठती है तो सोचती है कि यार कौन रो रहा है इस वक्त। जब वो बाहर जाके देखती है तो उसका पूरा परिवार रो रहा होता है। उसकी दादी को जमीन पे लटाया होता है क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। ये देखकर रीमा एकदम से हड़बड़ा जाती है और अपनी चाची को पूछती है कि क्या हुआ, दादी की डेथ कैसे हो गई। तो उसकी चाची से बताती है कि सुबह तुम्हारी दादी जब वॉशरूम गई थी तो वहां पे उनका पैर स्लिप हो गया, जिस वजह से सिर पे चोट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब रीमा को एकदम से झटका लगता है कि उसने रात को बोला था कि जो भी तुम्हारे पास रहेगा मैं उसको मार दूंगा, और रात को दादी ही तो मेरे साथ सोई थी। फिर उसे लगा कि नहीं यार, हो सकता है कि मतलब इत्तेफाक हो, ऐसा कैसे हो सकता है किसी के सपने में आने से ऐसा कोई किसी की डेथ हो जाए। तो शायद ये इत्तेफाक है। अब उसे बुरा तो बहुत लग रहा था, क्या कर सकती है, अपने घर वालों को नहीं बताया उसने कि ये सब हुआ मेरे साथ, यहाँ सपना आया। उसे लगा कि पापा बोल रहे थे कि सपना है मत ध्यान दे, तो सपना ही होगा ना, क्यों मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसे दिमाग खराब कर रही हूँ खुद का भी। अब उस दिन सारा क्रियाक्रम हो जाता है और शाम को सब लोग घर आ जाते हैं। जब सब लोग घर आते हैं तो सब लोग बरामदे में बैठ जाते हैं और उसके दादाजी अकेले रूम में बैठे होते हैं क्योंकि शायद वो उदास थे, थोड़ा मायूस थे। तो उन्हें ऐसे उदास देख रीमा और उसके पापा दादाजी के पास चले जाते हैं। तो वो सब आपस में ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो बात करते करते कब रीमा को नींद आ जाती है उसे समझ नहीं आता। जब उसे नींद आती है तो फिर वही लड़का उसके सपने में आता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि जो भी तुम्हारे पास रहेगा मैं सबको मार दिया करूंगा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, या तो तुम मेरे साथ चल लो या जो भी तुम्हारे पास रहेगा मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। अभी सुन के रीमा फिर से डर जाती है और एकदम से ऐसे उठती है। जब वो उठ के देखती है तो दादाजी सो रखे हैं, वो आराम से एक दूसरे बेड पे सोए हुए हैं और सब ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था। उसे लगा यार क्या हो रहा है, रोज सपना आ रहा है, डेली ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ, क्यों दिमाग खराब हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों इतना सोच रही हूँ मैं, हो क्या रहा है ये सब। पहले उसे लगता है कि घर वालों को बताऊं, फिर उसे लगता नहीं ना, दादाजी तो ठीक है ना, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ऐसे ही कुछ भी है, मेरा दिमाग ऐसे ख्याल बना रहा है, मेरे को लग रहा है। तो वो ध्यान देती नहीं और सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है, रीमा उठती है तो देखती है सब ठीक है। घर में थोड़ा मायूसी का माहौल होता है क्योंकि एक दिन पहले उसकी दादी की डेथ हुई थी, पर बाकी सब ठीक था। उसके दादाजी भी ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। अब सारा दिन यूं ही काम वगैरह में गुजर जाता है। घर के काम होते हैं ना, जब वो ऐसे डेथ हो जाती है तो रिश्तेदार भी आए होते हैं, तो ऐसे काम में गुजर जाता सारा दिन। अब शाम होती है तो सब लोग फिर बरामदे में बैठे होते हैं क्योंकि गांव में होता है ना, लोग ऐसे गर्मियों के दिन होते हैं तो लोग बरामदे में बैठ जाते हैं। अब सब लोग फिर बरामदे में बैठे हैं और उसके दादाजी फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे ऊपर छत पे। अब उसकी चाची आवाज लगाती है उसके दादाजी को खाना खाने के लिए। तो जब उसके दादाजी सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, अचानक से सीढ़ी से पैर फिसलता है और वो एकदम से नीचे गिरते हैं। जब उनके गिरते ही उनके सिर पे चोट लग जाती है और काफी खून बह जाता है। वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उनके दादा की डेथ हो जाती है। अब इस बार तो रीमा को कंफर्म था कि मेरे सपने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उस दिन भी उसने बोला था कि मैं किसी न किसी को मार दूंगा, और दादी मेरे पास थी और दादी की डेथ हो गई। रात को दादाजी मेरे साथ सोए थे और आज दादाजी की डेथ हो गई। ये कोई भी इत्तेफाक नहीं है, उसी की वजह से हो रहा है। अब वो इतना डर गई है कि रोते 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 अपने पापा को बता रही कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, मेरे को सपना आया कल भी और आज दादाजी की डेथ हो गई, उस दिन भी मेरे को सपना आया था और अगले दिन दादी की डेथ हो गई थी। मैंने नहीं बताया, मेरे को लगा कि आप बोलोगे कि वही एक सपना है, ऐसा कुछ नहीं, इत्तेफाक है। पर ऐसे दो बार इत्तेफाक कैसे हो सकता है? उसने रात को आके बोला और अचानक से आज दादाजी की भी डेथ हो गई। अब उसकी ये बात उसके पूरे परिवार में आग की तरह फैल गई। उसके जो बुआ थे वो काफी ऐसे मतलब होते ना कुछ बुरे टाइप होते हैं, तो ऐसा ना थोड़ी बुरी थी, थोड़ी वो ना गुस्सेल वगैरह ऐसा कुछ थी। अब उसकी बुआ आती है और आते वो उसे कोसना शुरू कर देती है कि डायन है, मेरे माँ बाप को खा गई है और बेचो लड़कियों को पढ़ने, पता नहीं क्या करके आई है। अब उसे इतना बुरा लगता है रीमा को कि मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे को क्या पता था वो ऐसा करेगा, और मेरे चाहने से तो वो मेरे को नहीं दिखा ना, या तो मेरे हाथ में होता था, आप मेरे को बताओ भी, वो तो किसी को भी दिख सकता है ना। अब उसमें मेरी क्या गलती है? पर कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं है। उसके रिश्तेदार, उसकी बुआ सब सुना रहे थे, बस उसके घर वाले जो चाचा चाची थे वो सब ठीक थे, बाकी जो भी बाहर के रिश्तेदार थे वो समझने को तैयार ही नहीं थे। इतनी खड़ी खोटी सुनने के बाद रीमा इतना रोने लग जाती है और जाके खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब वहां रो रही है। अब सारे घर वाले आते हैं, बोलते हैं कि रीमा दरवाजा खोलो, पर नहीं खोल रही, वो अंदर है खुद को बंद करके और बस रो रही है। अब रात हो जाती है तो सब लोग सो जाते हैं। अचानक से रीमा को फिर से सपना आता है और सपने में फिर वही लड़का आता है। वो लड़का इस पर उससे कुछ बोलता नहीं है, बस किसी तरीके से रीमा से जैसे होता है ना, हिप्नोटाइज हो गई है या उसके वश में हो गई है ऐसा कुछ, और वो अचानक से उठ जाती है और उठ के चलना शुरू कर देती है नींद में ही। चलते चलते वो अपने घर से बाहर जाती है और उनके घर के थोड़ी दूर ही एक नदी होती है, उस नदी तक पहुंचती है। जब नदी का ठंडा ठंडा पानी उसके पैरों को लगता है तो उसकी एकदम से होश खुलती है और वो देखती है कि उसके पैर के बिल्कुल सामने एक लाश पड़ी है, और वो लाश उसी लड़के की है जिसे वो हर रोज अपने सपनों में देख रही थी। और वो लाश देख के एकदम से डर जाती है और ऐसे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और घर की ओर भागने लग जाती है। चिल्लाते चिल्लाते वो जब गांव के अंदर आके अपने घर जाती है तो पूरा गांव उठ चुका था, क्योंकि इतने जोर जोर से रात को गांव में तो सन्नाटा होता है, तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पूरा गांव उठ चुका था। अब वो घर जाके अपने पापा को बोलती, पापा वो लाश। पहले तो घर वालों को समझ नहीं आता कि क्या बोली, कहती जल्दी चलो, मैं बाद में समझाऊंगी, जल्दी चलो, मेरे को कुछ दिखाना है। अब उसके घर वाले और कुछ गाँव वाले जो उठ चुके थे, जो बाहर आ गए थे, वो सारे मिलके उस नदी पे जाते हैं।
जब उस नदी पे जाके वो देखते हैं कि वहाँ एक लाश पड़ी है, वो फटाफट से पुलिस वालों को फोन करते हैं। पुलिस वाले आते हैं, उस लाश को ले जाते हैं। जब उस लाश का इन्वेस्टिगेशन होता है तो मालूम चलता है कि वो लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ कुछ दिन पहले एक नदी पे घूमने आया था। जब वो वहां घूम रहा था तो आपस में लड़ाई हो गई और 3 दोस्तों ने मिलकर उस लड़के को मार दिया और मार के उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। शायद बहाव तेज था, क्या था, लाश थोड़ी सी आगे आकर ही साइड में अटक गई, किनारे पे आ गई मतलब लाश, और वो इसे दिख गई। अब इतना ऐसे माहौल हो गया था ना उनके घर में कि हाँ, उन्हें अब यकीन हुआ कि हाँ ये सब सही में हो रहा है, ये कुछ ऐसा मजाक नहीं है। पर करें तो करें क्या, समझ ही नहीं आ रहा कि यार इसका क्या इलाज करें, कैसे करें। तो उन्होंने उसके घर वाले से जाके बात करी कि हाँ ऐसे ऐसे है आपका लड़का ये वो। तो उन्होंने बताया कि हमारा लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था और हमें तो पता नहीं था उसकी ऐसे डेथ हो गई या क्या है। जब ये सारे दोस्त घूमने गए थे तो उन्होंने वापस आके बताया कि आपका लड़का कहीं गया था और फिर मिला नहीं हमको, कहीं गुम गया या क्या है। तो उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। वो भी परेशान थे कि लड़का है कहाँ। अब उनको पता लगता है कि उनका लड़का ही मर चुका है। अब लाश मिलने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक रहा, सबको लग रहा था कि ठीक है अब सब सही है, क्योंकि रीमा को ना कोई सपना आ रहा था, ना वो दिख रहा था, ना किसी की डेथ हो रही थी। सबको लगा कि हो सकता है उसकी मुक्ति हो गई हो, क्योंकि पहले उसकी लाश पड़ी थी, कोई क्रियाक्रम कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था वो मर गया। सबको लग रहा था कि शायद वो गुम हो गया। तो लाश मिलने के बाद सब ठीक हो गया, सबको लगा कि चल ठीक है अब कोई बात नहीं, अब सब सही है। तो सब निश्चिंत हो गए, अपने अपने काम में वापस लगने शुरू हो गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि रीमा रात को सो रखी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके बेड के साथ होता है ना, थोड़ा ऐसे बैठ के बेड के साथ ऐसे बैठा हुआ है। अब जब वो उठ के देखती है तो वही लड़का उसके बेड के पास बैठा होता है और वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मेरे साथ चलो, और तुम्हें क्या लगा कि मैं चला गया हूँ? मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें साथ लेके ही जाऊंगा और जब तक तुम नहीं चलोगी अपनी मर्जी से, मैं किसी न किसी को मारता ही रहूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार दूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अब रीमा इतना डर जाती है ना कि अरे यार फिर से ये चीज हो रही है, ऐसे घबरा गई है कि करूँ तो करूँ क्या। तो वो फाइनली डिसीजन लेती है कि ठीक है ना यार, अगर मेरे मरने से सब ठीक हो जाता है तो मैं मर ही जाती हूँ ना। तो रीमा से बोलती ठीक है तुम किसी को कुछ मत करो, मैं मरने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो लड़का बोलता है ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें भी वैसे ही मरना पड़ेगा, वहीं पे मरना पड़ेगा जहां मैं मरा था, तुम उस नदी में जाके कूद जाओ। तो रीमा हाँ कर देती कि ठीक है मैं उस नदी में जाके कूद जाती हूँ। अब रीमा बाहर देखती है, उसे कोई नहीं दिखता, उसे कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। अब वो घर से बाहर जैसे ही निकलती है, दरवाजे तक जाती है तो उसके चाचा जी उसे देख लेते हैं और भाग के आते उसे पकड़ते हैं। अब रीमा चिल्ला रही है जोर जोर से कि नहीं मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, अगर मैं नहीं गई तो ये सबको मार देगा। अब वो समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे, तुम ऐसा कुछ मत करो, तुम रुक जाओ। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब इतना शोर हो रहा था कि बाकी घर वाले भी आ गए, उसके पापा, ताया, चाची सब आ गए और सब उसे पकड़ रहे हैं, ऐसे जोर से पकड़ के उसे खींच के रूम में ले जाते हैं और एक चेयर के साथ बांध देते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें क्या इसका, क्योंकि ये कभी भी आधी रात को उठ के चली जाती है, ऐसे बोल रही थी कि मैं मर जाऊंगी। अब सब लोग परेशान हो रहे हैं कि करें क्या करें। तो उसे वो एक रूम में बंद कर देते हैं कि इस रूम के बाहर नहीं आ पाएगी। बाहर नहीं जाएगी तो भाई सुसाइड कैसे करेगी बाहर जाके उस नदी में। अब रूम में क्या हो रहा था, कभी वो जोर जोर से हंस रही है, कैसा लग रहा है किसी के साथ खेल रही, जोर से हंस रही है, बातें कर रही है, कभी कभी रो रही होती, जोर जोर से रो रही है, कोई से मार रहा है, जैसे उसकी बॉडी पर निशान पड़ने शुरू हो गए थे कि जैसे किसी ने बहुत मारा हो, ऐसा कोई बहुत बदला ले रहा हो उसे किसी चीज का। तो अब घर वाले इतने परेशान कि करें क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि वो सब ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते नहीं थे। उनको लगा यार किसे बोलने, मंदिर लेके जाएं या क्या करें। तो रीमा के चाचा जी बताते हैं कि गांव के बाहर एक बाबा जी रहते हैं, एक बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं, तो एक बार उनसे बात कर लेते हैं, शायद वो कुछ कर सकें। तो जैसे ही उसके पापा और चाचा उस बाबा जी के पास जाते हैं, वो जाते ही उनको बता देते हैं कि तुम्हारे घर में एक तुम्हारी जो लड़की है उस पर एक लड़के का साया है ना, जिसकी डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले। पता नहीं उनको ये सब कैसे पता, क्या है क्या नहीं, पर घर वालों को एकदम यकीन होगा कि हाँ ये शायद कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें कैसे पता, हमने तो इन्हें बताया ही नहीं अभी तक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो बाबा जी बताते हैं कि ठीक है हम एक हवन कर सकते हैं, अगर तो हवन से सब सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको इस लड़की को इस गाँव से बाहर लेके जाना पड़ेगा, यही एक रास्ता है उसे बचाने का। तो घर वाले मान जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। अब बाबा जी अगले दिन घर पे आते हैं, हवन वगैरह होते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसा ठीक हो नहीं रहा था। तो फाइनली वो क्या करते हैं, उस लड़की को एक दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, उससे और उसकी मम्मी को वहीं पे रहते हैं दोनों दूसरे शहर, और वहां सब ठीक हो जाता है। ना वो लड़का उन्हें दिखता है, ना उसकी ऐसे सपने आते हैं, ना किसी की डेथ हो रही है, सब ठीक था। बस जो बाकी लोग थे, जो गाँव वाले घर में रह रहे थे, उनका बहुत नुकसान होना शुरू हो गया था। उनको रात को ऐसा लगता था कि कभी कुछ चल रहा है, कभी भाग रहा है, किसी के रोने की आवाज आ रही है, कभी किसी के हंसने की आवाज आ रही है। उनके बिजनेस में लॉस होने शुरू हो गए। तो एक एक करके सब लोग वो घर छोड़ते ही गए, और वो घर आज भी वीराना है, वहां कोई नहीं रहता। पर रीमा अब ठीक है, वो जो दूसरे शहर चली गई थी, अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो वहां पे वेल सेटल है, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बड़ी हो चुकी है वो। तो ये जो कहानी थी ये मेरी मामी ने सुनाई थी, जो कि हिमाचल से बिलोंग करती हैं। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ बोलना हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।